Hello everyone, this is second part of chapter 7 of industrial management. Name of chapter is Principles of Management and Scientific Management. लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे एंड 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिए थे वो पढ़े थे। इस वीडियो में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. Taylor was the first management thinker who insisted on the introduction of scientific methods in management. F.W. टेलर पहले मैनेजमेंट थिंकर थे जिन्होंने कहा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह से कहा, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन से कहा जो मैनेजमेंट से रिलेटेड थे कि आप साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और जब उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को, साइंटिफिक मेथड जो मैनेजमेंट के हैं उनको अप्लाई किया, देन उन्होंने पाया कि उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी और जो कॉस्ट थी वो बहुत रिड्यूस हो गई थी। What is scientific management? Scientific management is a process of directing human effort which employs scientific method for getting highest productivity. साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम अपने ह्यूमन एफर्ट के साथ साथ साइंटिफिक मेथड्स भी अप्लाई करते हैं हाईएस्ट या हाई प्रोडक्टिविटी पाने के लिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ वर्क। हम जो हमारा वर्क होता है उसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, देन उसके लिए कोई अच्छा मेथड निकालते हैं जिससे ईजिली काम हो सके। सेकेंड वन इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम रैंडमली नहीं सेलेक्ट करते हैं, साइंटिफिक वे में सेलेक्ट करते हैं और देन उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, वर्किंग कंडीशंस एंड इक्विपमेंट। जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके भी कुछ स्टैंडर्ड फिट करते हैं कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए, इससे लो रॉ मटेरियल हम नहीं यूज़ करेंगे। वर्किंग कंडीशंस को भी अच्छा करते हैं, ये नहीं है कि गंदी सी वर्किंग कंडीशन है, धूप नहीं आ रही है या एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऐसी वर्किंग कंडीशंस नहीं होनी चाहिए जो कि लेबर के लिए अच्छी ना हो, वहाँ अच्छा काम ना कर सके। एंड इक्विपमेंट, जो हमारे इक्विपमेंट है उसको भी इम्प्रूव करते हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाते हैं। एंड कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। और साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें बताता है कि देयर मस्ट बी कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट बिल्कुल लेबर के ध्यान ही नहीं दे रहा, बस उनसे काम ही निकलवाना चाह रहा है, बाकी उनकी प्रॉब्लम से उन्हें कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम ओवरऑल क्या करते हैं, जो हमारा वर्क हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसका एनालाइज करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसके लिए कोई अच्छा वे निकालते हैं, परफेक्ट मेथड निकालते हैं जिससे ईजिली काम हो जाए और अच्छा काम हो जाए। जो वर्कर्स होते हैं उनके साइंटिफिक सिलेक्शन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, जो रॉ मटेरियल या वर्किंग कंडीशन है, हमारा इक्विपमेंट है, उसको स्टैंडर्ड लेवल का बनाते हैं, अच्छे लेवल का बनाते हैं। एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें बताता है कि जो हमारा मैनेजमेंट है और लेबर है उसके बीच कॉपरेशन होना चाहिए, मैनेजमेंट लेबर का ध्यान रखें और जो लेबर है वो मैनेजमेंट के लिए लॉयल हो। नाउ एम्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के एम्स क्या है? सबसे फर्स्ट वन है इंक्रीज प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अच्छी हो, एंड कॉस्ट रिडक्शन, जो कॉस्ट लग रहा है हमारा वो कम से कम लगे। फोर्थ वन इज़ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट टाइम निकल जाता है या चीज़ें जो हमारी वेस्ट हो जाती हैं उनका कम से कम एलिमिनेशन हो। एंड राइट मैन फॉर राइट वर्क। जो हम किसी काम के लिए किसी लेबर को रखें या किसी इंसान को रखें, किसी वर्कर को रखें तो वो राइट हो अपने काम के लिए, वो उस काम को जानता हो। नाउ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या हैं? द एलिमेंट्स और मैकेनिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज सजेस्टेड बाय F.W. टेलर। F.W. टेलर ने जो सजेस्ट किया है कि क्या मैकेनिज्म होनी चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, वो है फर्स्ट वन है, उन्होंने कहा साइंटिफिक टास्क सेटिंग होनी चाहिए। टेलर फेल्ट दैट द वर्कर रिस्ट्रिक्टेड देयर आउटपुट बिकॉज ऑफ मेजर रीजन दैट देयर वाज नो स्टैंडर्ड अबाउट अ प्रॉपर डेज वर्क। टेलर ने कहा कि जो एक दिन के काम का कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बनी कि इतना काम आपको करना है, इसलिए जो हमारा वर्कर है वो अपना जो प्रोडक्ट आउटपुट है जो जितना कर सकता है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे 3 टाइप के वर्कर हैं। एक वर्कर है जो कि 100 यूनिट पर डे बना रहा है, एक है जो 50 यूनिट बना रहा है और एक है जो 180 यूनिट पर डे बना रहा है। ना जो तीनों वर्कर्स हैं उनको जो सैलरी मिल रही है वो सेम मिल रही है,
तो कोई वर्कर 180 यूनिट्स क्यों बनाएगा? क्योंकि उसको कोई फ़ायदा नहीं, तो वो बना सकता है 180, बट वो भी फिर धीरे धीरे 100 पे आएगा और फिर 50 पे आ जाएगा। सेम जो 100 वाला है, वो उसको कोई फ़ायदा नहीं है 180 तक जाने का, पैसे कुछ ज़्यादा मिलेंगे नहीं, तो वो भी धीरे धीरे 50 पे आए। और 50 वाला तो आराम से 50 बना ही रहा, वो मेहनत नहीं करेगा थोड़ी ज़्यादा होने के लिए। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि एक स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए, लाइक कि मान लीजिए कि 70 यूनिट्स आप सबको पर डे बनानी ही है, बट अगर आप 70 से ज़्यादा बनाएंगे देन आप उसका कोई न कोई इंसेंटिव पाएंगे, कुछ बोनस पाएंगे। ऐसा करेंगे तो 50 वाला 100 तक जाने की कोशिश करेगा और 100 वाला 180 तक जाने की कोशिश करेगा, और मे बी 180 वाला और आगे निकलने की कोशिश करे, क्योंकि अब उसको कुछ इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। दैट्स वाई एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि एक डे का कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दो, जैसे कि हमने 70 यूनिट सेट किया इस टाइप से। Therefore, it is essential to set the standard task which an average worker should do during a day. टेलर termed it a fair day's work. टेलर ने इसको fair day's work कहा। Now second, टेलर ने जो दूसरी बात की वो थी वर्क स्टडी। वर्क स्टडी implies an organized, objective, analytical and critical assessment of the efficiency of various operations in an enterprise. वर्क स्टडी में हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है उसका असेसमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि किस टाइप से उसकी एफिशिएंसी और आगे बढ़ा सके। वर्क स्टडी इंक्लूड द फॉलोइंग टेक्निक्स। वर्क स्टडी में भी कुछ टेक्निक्स हैं। नाउ जो फर्स्ट टेक्निक है वर्क स्टडी की, दैट इज़ मेथड स्टडी। इट इज़ कंडक्टेड टू नो द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। मेथड स्टडी में हम एक ऐसा मेथड फाइंड करते हैं जो बेस्ट होता है किसी जॉब को करने के लिए। सेकेंड वन इज़ मोशन स्टडी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ एन ऑपरेटर और अ मशीन। मोशन स्टडी में हम स्टडी करते हैं कि ये जो हमारा ऑपरेटर है या कोई मशीन है कहीं एक्स्ट्रा मोशन तो नहीं कर रही है, एक्स्ट्रा चल फिर तो नहीं रही है कि वो फालतू का हो। तो एक अच्छे से मेथड निकालते हैं कि कम से कम उन्हें मूव करना पड़े। दिस कम्स अंडर मोशन स्टडी। लाइक जैसे एक मशीन एक रूम में रखी है, दूसरी दूसरे रूम में रखी, तो एक मशीन से जो आउटपुट आता है वो दूसरी मशीन का अगर इनपुट है तो उसको हमें एक रूम से दूसरे रूम तक ले जाना पड़ता है, तो ये फालतू का मोशन हो जाता है हमारा। तो अगर हम दोनों ही मशीन को कोशिश करें एक ही रूम में रखने के लिए तो हमारा जो बेकार का मोशन है वो बच जाएगा। सो दिस इज मोशन स्टडी। नाउ थर्ड वन इज़ टाइम स्टडी और वर्क मैनेजमेंट। Time study is an art of observing and recording the time required to do each detailed element of an industrial operation. टाइम स्टडी में हम पता करते हैं कि किसी काम को करने के लिए मतलब हमें कितना टाइम चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई काम जो आधे घंटे में हो सकता हो और हमारा वर्कर उसको 1 घंटे में कर रहा हो, तो ये हम टाइम स्टडी के अंदर देखते हैं। नाउ फोर्थ वन इज़ फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फैटिग अमंग द वर्कर्स। फैटिग स्टडी मतलब ऐसा भी नहीं हमें करना है कि हमें अपने वर्कर से रेगुलरली काम कराना है, क्योंकि अगर हम मतलब कंटिन्यूस काम कराते जाना है, अगर कंटिन्यूस काम कराएंगे तो उन पर थकान हो जाएगी। तो हमें ये उनकी थकान का भी ध्यान रखना है कि लाइक उनको बीच में कुछ ब्रेक देते रहें, जैसे लाइक टी ब्रेक, लंच ब्रेक, इस टाइप के ब्रेक्स अच्छे से मिलते रहें उनको। दिस कम्स अंडर फैटिग स्टडी। Now third is planning the task. Workers should not be supposed to choose their own method and decide what they have to do. The detailed planning should be done by the planning department. Planning the task में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर को हमने कोई काम दिया तो वो कहें अपने मन से उस काम को करे, अपने मेथड से उस काम को करे। मेथड पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए प्लानिंग डिपार्टमेंट को कि इस काम को किस वे में करना है। देन जो हमारा वर्कर है उसको उस वे में ट्रेन करिए कि वो उसी तरह से वो काम करे, क्योंकि वो जो मेथड हमने फाइंड किया होगा वो ऐसा होगा जो कम से कम में अच्छा से अच्छा काम जिस मेथड से हो रहा होगा वो हमें चूज़ करना चाहिए प्लानिंग डिपार्टमेंट में, और वही सारे वर्कर्स फॉलो करें। नाउ फोर्थ वन इज सेटिंग द वेज रेट। वेज रेट शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट द एवरेज वर्कर in induced to attain the standard. Taylor suggested the differential पीस वे सिस्टम। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि जो वेजेस देते हैं, जो सैलरी देते हैं हम वर्कर को, वो भी अलग अलग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फिक्स दे रखी है हमने।
चाहे कोई छोटा काम करने वाला वर्कर हो या कोई बड़ा काम करने वाला वर्कर हो, सबको सेम सैलरी नहीं देनी है, अलग अलग उनके काम के हिसाब से सैलरी देनी है। Now, fifth one is standardization of tools and equipment. Taylor advocated the standardization of material, tools and equipment, cost system and several other items. FW टेलर ने कहा कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसको उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें जो टूल्स वगैरह जो हम टूल्स इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करते हैं वो भी एक स्टैंडर्ड लेवल के होने चाहिए। ये नहीं कि बहुत पुराने ज़माने की मशीन से हम अभी भी यूज़ करते आ रहे हैं, नई टेक्निक है, नई मशीन है तो वो आप इंट्रोड्यूस कराएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। 6 इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। The selection procedure must be designed carefully because errors committed at the time of selection may prove to be very costly later on. 6 में FW टेलर ने कहा कि जब हम सेलेक्ट करते हैं अपने वर्कर्स को तो वहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए हमें। अगर हमने रॉन्ग पर्सन सेलेक्ट कर लिया तो उसका हमें नुकसान होगा आगे चल के। लाइक अगर हम किसी अकाउंट के काम के लिए किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको अकाउंट के बारे में पहले से ही कुछ नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, हम उसकी ट्रेनिंग कराएंगे बट हम उसको टोटली नहीं पढ़ा सकते, टोटली नहीं ट्रेनिंग कर सकते, तो उसको कुछ पहले से भी नॉलेज हो। लाइक उसको पढ़ने लिखने नहीं आता तो क्या हम पूरी काम शुरुआत से करेंगे, तो कुछ उसको नॉलेज होनी चाहिए अपने रिस्पेक्टेड जॉब के बारे में। नाउ 7th वन इज़ स्पेशलाइजेशन और फंक्शन फोरमैनशिप। Taylor advocated that specialization must be introduced in a factory. He advocated functional foremanship for this purpose. Like जैसे टेलर ने वर्कर्स के बारे में कहा वैसे जो वर्कर्स को हैंडल करते उन लोगों के बारे में भी कहा। उनको टेलर ने फोरमैन नाम दिया, उनका भी कुछ 8 फोरमैन के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि इनको भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ लाइक रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम क्लर्क, कॉस्ट क्लर्क, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। लाइक ये सारे भी होने चाहिए एक इंडस्ट्री में जो देखते रहें कि चेक करते रहे अपने अपने काम को। लाइक टाइम क्लर्क देखे कि टाइम किस टाइप से मैनेज किया जा सकता है। एक गैंग बॉस भी होना चाहिए जो डिफरेंट डिफरेंट गैंग्स हैं उनको लीड करने वाला। एक इंस्पेक्टर भी होना चाहिए। इस टाइप से कुछ 8 फोरमैन को FW टेलर ने कहा कि सजेस्ट किया कि ये भी होने चाहिए। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं? अभी तक हमने टेक्निक्स के बारे में पढ़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो FW टेलर ने सजेस्ट किए थे। नाउ प्रिंसिपल्स जो हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, दैट इज़ फर्स्ट वन रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। FW टेलर ने कहा जो ओल्ड रूल्स हैं हमारे, हमें उनको चेंज करना होगा और न्यू रूल्स को इंट्रोड्यूस करना होगा इन साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर हाई प्रोडक्टिविटी। सेकेंड वन इज़ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था कि इतना इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था कि वर्कर्स को जब लेते थे तो कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। थर्ड वन इज़ कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। लेबर और मैनेजमेंट के बीच अच्छा कॉपरेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट जो है वो लेबर के बारे में सोचिए, उनके सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए, उनकी हेल्थ के बारे में सोचिए, वो किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं वो देखिए, उनकी फैटिग के बारे में सोचिए। तभी जो लेबर है वो लॉयल होगा मैनेजमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसके इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, तभी एक लेबर अपने मैनेजमेंट के लिए लॉयल होगा। नाउ फोर्थ वन इज़ इक्वल डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो वर्कर है और मैनेजमेंट है उसके बीच जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इक्वल डिवाइड हो। ऐसा नहीं मैनेजमेंट ने सारा काम वर्कर पे ही डाल दिया। आपको एक अच्छा मेथड जो निकालना है जॉब करने के लिए वो मैनेजमेंट को ही निकालना है। जो हमारा वर्कर किस कंडीशन में काम कर रहा है वो सब मैनेजमेंट को ही देखना है। नाउ फिफ्थ वन इज़ मैक्सिमम आउटपुट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है मैक्सिमम आउटपुट। हमें किसी टाइप से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए होता है। सो FW टेलर ने कहा है कि मैनेजमेंट एंड वर्कर वो ट्राई करें मैक्सिमम आउटपुट पाने के लिए। नाउ बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या है? टू एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है उसके लिए बेनिफिट्स क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब मेथड बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। नाउ जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो मेथड्स हैं उनसे हमने क्या किया है कि जो पुराने रूल्स थे उनको चेंज करके नए रूल्स लाए तो एम्प्लॉयर को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स लीडिंग टू द बेटर वर्कफोर्स।
अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के थ्रू उसको अच्छे वर्कर्स मिलने लगे, क्योंकि उसने अच्छे से सिलेक्शन किया, तो उसकी जो वर्कफोर्स है वो अब अच्छी होने लगी। सो दीज आर सम प्रॉफिट्स जो साइंटिफिक मैनेजमेंट से एम्प्लॉयर्स को हुए। नाउ टू वर्कर्स को क्या प्रॉफिट हुए? फर्स्ट वन इज डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड कांस्टेंट गाइडेंस फॉर द वर्कर्स। पहले वर्कर्स को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते थे, कहा जाता था कि ये काम आपको करना है, उनको नहीं बताया जाता था कि आप इसको किस वे में अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमारा वर्कर्स है उसको अच्छे से गाइडेंस मिलने लगी, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस मिलने लगी। अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू इंक्रीज स्किल। नाउ जो हमारा वर्कर्स है उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, जिससे वो अपने स्किल्स को और इंक्रीज कर सके। नाउ टू सोसाइटी को क्या प्रॉफिट हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट से? फर्स्ट वन, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट टू द पीपल। साइंटिफिक मैनेजमेंट से जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे लोग हैं, उनको ना अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलने लगे, और वो भी लोअर कॉस्ट पे। पहले क्या होता था, क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी और कॉस्ट भी हाई भी होती थी। तो ये बेनिफिट साइंटिफिक मैनेजमेंट से सोसाइटी को हुआ। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल थ्रू बेटर प्रोडक्ट्स। अब क्या हुआ कि अच्छे प्रोडक्ट्स आने लगे, तो जो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो थोड़ी हाई हो गई, अच्छी होने लगी। नाउ जैसे हर चीज़ के कुछ अगर प्लस पॉइंट हैं तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ स्पीडिंग अप ऑफ वर्कर्स। जब वर्कर्स को ऐसा फील होने लगा कि जो उनको स्पीड अप कर दिया गया, यानी उनको मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए जो उनकी स्पीड बढ़ाई गई है, वो कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ पे बुरा प्रभाव डाल रही होती है। सेकेंड वन इज़ बोर्डम, यानी जो बोरियत सा माहौल बन गया, क्योंकि एक उन्हें मेथड बता दिया जाता है कि इस मेथड से आपको काम करना, और सब लोग फिर वही काम करने लगते हैं, जैसे नहीं ऑटोमेटिक मशीन्स कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक मैनेजमेंट ने एक ये बोर होने वाला जो फीचर है, वो निगेटिव फीचर है, वो इंट्रोड्यूस किया। थर्ड वन इज़ नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव। अब किसी के पास कोई स्कोप नहीं बनना कुछ इनिशिएट करने का, क्योंकि पहले से ही एक मेथड आ जाता है कि आपको इस मेथड से काम करना है, तो सारे वर्कर्स को वही करना। ऐसा नहीं कि कोई वर्कर अपना कुछ इनिशिएट कर सके। सो जो वर्कर्स को अपॉर्चुनिटीज़ पहले मिलती थी इनिशिएट करने की, वो अब नहीं रह गई। फोर्थ वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ जो साइंटिफिक मेथड से, उससे जो हमारी किसी वर्कर से जो आउटपुट मिल रहा था वो इंक्रीज़ हुआ। सो वर्कर्स को ऐसा फील होने लगा कि इससे कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, एक ही वर्कर से हम कहीं ना कहीं 2 या 3 वर्कर का काम निकाल लेते थे, तो कहीं ना कहीं कुछ वर्कर्स को फील हो रहा है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं जनरेट हो रहा है। फिफ्थ वन इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स को कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि इससे हमारा उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, कि प्रोडक्टिविटी जो उनके फर्म की है वो तो इंक्रीज़ हो रही है, वो उनकी जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से नहीं इंक्रीज़ हो रही। एंड लास्ट एंड सिक्स्थ इज़ वीकनिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस जो होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहीं ना कहीं वीक होने लगी साइंटिफिक मैनेजमेंट में, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट कह रहा था कि वर्कर्स को बहुत ज़्यादा जो लॉयल होना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बीच कम से कम विवाद होने चाहिए, तो इससे जो ट्रेड यूनियंस थी वो कहीं ना कहीं वीक हो रही थी। नाउ कंपैरिजन ऑफ टेलर और फ्योल के बीच जो कंपैरिजन है वो देखते हैं। यहाँ पे एफ डब्ल्यू टेबल एंड दिस इज हेनरी फ्योल। टेलर्स मेन कंसर्न वर टास्क। जो एफ डब्ल्यू टेलर ने काम किया वो ज़्यादातर कि वर्कर्स लेवल पे किया, जो टास्क मिल रहे थे उनसे कैसे अच्छा आउटपुट दिया जाए, वो उस पर इन्होंने वर्क किया। वाइल फ्योल वर्क्स वॉज कंसर्न मोर विद द एफिशिएंसी ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। बल्कि जो फ्योल ने काम किया वो टॉप लेवल मैनेजर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ज़्यादा किया। टेलर यूज द एक्सप्रेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो टेलर ने एक्सप्रेशन यूज़ किया दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्योल एक्सप्रेस हिज आइडिया एज अ जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो फ्योल ने अपना पूरा आइडिया कहा उसको उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से कहा। हमने 7 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।